हेलो दोस्तों, मैं प्रेम सर। और जैसा कि आपको याद होगा, हमारा फाइनल अकाउंट का चैप्टर विद एडजस्टमेंट चल रहा है और इसमें अब तक मैंने 9 एडजस्टमेंट आपको करवा दिया है। और यहाँ तक कि एडजस्टमेंट अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप आई टैब पे जाएं, इसका वीडियो आपको लिंक में मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करें और आप उसे पूरा देखें। उसके बाद अब यहाँ तक करने के बाद 9 एडजस्टमेंट करने के बाद हमारी इस चैप्टर में तकरीबन 14 एडजस्टमेंट होती हैं। तो मैं बाकी बची 5 एडजस्टमेंट आगे आपको बताता हूँ और साथ ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके बताता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। तो इसे मैं साफ करता हूँ और शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। तो दोस्तों, अब तक जैसे फाइनल अकाउंट के 2 पार्ट आ चुके हैं और अगर आपने अभी वो 2 पार्ट नहीं देखे तो ये पार्ट आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। उसके लिए आप पहले फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने बेसिक की बात किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, किसको किसको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वीडियो में दिखाया और आपको बताया। सेकंड पार्ट में हमने इसमें होने वाली एडजस्टमेंट सेकंड पार्ट में बताई, जो कि मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट जो ज़्यादातर बिजनेस को फॉलो करना होता है या फेस करना पड़ता है, या ये कहें कि अगर आप एकेडमिक में हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपकी ज़्यादा कॉमन जो एडजस्टमेंट है वो सेकंड पार्ट में हमने कवर की है। अब कुछ स्पेसिफिक टाइप की एडजस्टमेंट होती है, स्पेशल एडजस्टमेंट, जिन्हें हम आज कवर करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो सबसे पहले अपनी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि आपको कहीं भी कोई डाउट ना रहे, आप पहले वो पार्ट जरूर देखिए और आज जो हम स्पेशल एडजस्टमेंट समझने जा रहे हैं उसे ध्यान से देखें। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी फाइनल अकाउंट में आप एक्सपर्ट बन पाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन भी कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 10 जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि जो ओनर ने बिजनेस में अपनी कैपिटल लगाई है, उस कैपिटल पर ओनर अपने ही बिजनेस से इंटरेस्ट मांग रहा है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि ओनर अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट क्यों मांगेगा? क्योंकि आपने चैप्टर सेकंड में जहां पर कि हमने बिजनेस की सारी कॉन्सेप्ट पढ़ी, उसमें एक कॉन्सेप्ट होती है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटी माने जाते हैं इन द आइज ऑफ लॉ। ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है, बिजनेस उस पैसे को एक आउटसाइडर का पैसा ट्रीट करता है, क्योंकि ओनर भी बिजनेस से वैसा ही बिहेव करता है। अब यहां पर ओनर का क्या कहना है कि जो कैपिटल मैंने बिजनेस में लगाया है, उस कैपिटल पर मुझे इंटरेस्ट चाहिए। अब मान लीजिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे कि भाई ओनर को अपने ही बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों चाहिए, तो ओनर का क्या आंसर होगा कि अगर ये कैपिटल मैं अपने ही बिजनेस में ना लगाकर बल्कि किसी बैंक में डिपॉजिट करता तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देता। तो यहां पर भी तो पैसा मैंने लगाया, मेरा पैसा वहां बैंक यूज करता तो इंटरेस्ट देता, यहां बिजनेस यूज कर रहा है तो मुझे तो मेरी कैपिटल पर इंटरेस्ट चाहिए। तो इस एंगल से अगर देखें तो बिजनेस ओनर का पैसा यूज कर रहा है, इसलिए हमें ओनर को इंटरेस्ट देना है। तो ये जो इंटरेस्ट हमें ओनर को देना है, ये बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? एक एक्सपेंस। ठीक है, तो ये एक्सपेंस हमें कहां दिखाना है, किस तरीके से? तो हम बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाते हैं? बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हमने जो ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस हुआ, तो इसे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बिजनेस का एक्सपेंस मानकर दिखाएंगे। मान लीजिए ओनर की कैपिटल जो कि हम कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में
जहां पर हम ओनर की कैपिटल दिखाते हैं, मान लीजिए ओनर की कैपिटल है 5 लाख रुपीज और इस 5 लाख रुपीज पे हमें 10% इंटरेस्ट देना है। तो जब ओनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उससे ओनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए ओनर की कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऐड करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना है, इस 5 लाख की कैपिटल पे मान लीजिए 10% हमें इंटरेस्ट देना है। अब ये 10% इंटरेस्ट कितना हुआ, 50,000। तो हम क्या करेंगे, 50,000 यहां पर ऐड कर देंगे और 5,50,000 बाहर दिखा देंगे। ये जो 50,000 का इंटरेस्ट हमने ओनर को दिया है, ये ओनर के, ये बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। इसलिए हम यहां पर डेबिट साइड में 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देंगे और बिजनेस का एक्सपेंस मान लेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगली एडजस्टमेंट हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का क्या मतलब होता है, आप ड्राइंग्स तो जानते ही हैं। ड्राइंग्स का मतलब होता है वो पैसा जो ओनर ने बिजनेस से अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। अब यहां पर बिजनेस ओनर से निकाले गए पैसे पर ब्याज मांग रहा है, इंटरेस्ट मांग रहा है। अब ओनर कहता है कि भाई मेरा बिजनेस है, अब मेरे बिजनेस से मैं पैसा निकालूंगा तो आप इंटरेस्ट क्यों लेंगे। तो बिजनेस क्या बोलेगा कि अगर आप बिजनेस को अपना समझते तो अपनी कैपिटल पर आप इंटरेस्ट नहीं लेते। अब आपने बिजनेस, आप ये कह रहे हो कि आपने पैसे बिजनेस को उधार दिए, इसलिए आप इंटरेस्ट मांग रहे हो। तो फिर जिसको पैसे आपने दिए, अगर आप उससे पैसे लोगे तो आपको भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप बिजनेस का पैसा अपने घर के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। इसलिए बिजनेस ओनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगता है। बिजनेस ओनर से क्या कहता है कि आपने बिजनेस का पैसा यूज किया अपने पर्सनल यूज के लिए, इसलिए हमें उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है। तो यहां पर बिजनेस का कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि ओनर अगर बिजनेस का पैसा घर के लिए यूज करेगा तो फिर बिजनेस कैसे प्रॉफिट कमाकर ओनर को देगा। इसलिए हमें ओनर ने जो ड्राइंग बिजनेस से किया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो फिर से मैं आपको बैलेंस शीट में ही दिखाता हूं कि कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। देखें, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में यह ट्रीटमेंट होता है। ये हमारी लायबिलिटी साइड है। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले तो हम कैपिटल दिखा देते हैं। मान लीजिए कैपिटल है 5 लाख, जिस पर बिजनेसमैन ने घर के लिए पैसे निकाले हैं। तो जो पैसे ओनर बिजनेस से निकालता है घर के लिए, उसे ड्राइंग के नाम से हम ओनर की कैपिटल से माइनस कर देते हैं। मान लीजिए ओनर ने 50,000 घर के लिए निकाले, इसे हम माइनस कर देंगे। ये जो ब्रैकेट लगाया, ये ब्रैकेट अकाउंट्स में माइनस शो करता है। तो इस 50,000 तो हमें उसकी कैपिटल से डिडक्ट करने ही है। साथ ही इस 50,000 रुपए की ड्राइंग पर हमें इंटरेस्ट भी लेना है ओनर से, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस करेंगे। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लीजिए कि हमें इस 50,000 पे 10% लेना है। तो 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। तो ये 5,000 भी हम ओनर से चार्ज करेंगे। अब ये जो 5,000 हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनर से चार्ज किया है, ये तो बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए इसे कहां दिखाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये हमारी क्रेडिट साइड है। ठीक है। तो क्रेडिट साइड में हम दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो हमने ओनर से चार्ज किया 5,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो बिजनेस की इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हम इसे दिखाएंगे। समझ आ गया दोस्तों। तो ये तो थी हमारी 11th एडजस्टमेंट। अब अगली एडजस्टमेंट है गुड्स ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। गुड्स ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अगर बिजनेस
का सामान, बिजनेस का माल, या ये कहें कि बिजनेस के गुड्स ओनर ने अपने घर के लिए निकाल लिए, तो वो बिजनेस के लिए क्या बोला जाएगा? ड्राइंग। ठीक है, तो अगर बिजनेस से कैश निकालता है तो हमारे बिजनेस का कैश घटता है और ओनर की कैपिटल में से हम माइनस कर देते हैं। ऐसे ही अगर ओनर ने बिजनेस से क्या निकाला इस बार? गुड्स, अपने घर के लिए, तो इसे हम कहां दिखाएंगे? ठीक है, तो इसकी अगर हम जर्नल एंट्री बनाएं तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बनती है? जर्नल एंट्री हम बनाते हैं ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इसका मतलब है कि जो गुड्स हमने बिजनेस के लिए खरीदे थे वो परचेज अकाउंट में दिखाए थे। मान लीजिए 10,000 रुपीज के गुड्स ओनर ने घर के लिए निकाले हैं, तो इससे बिजनेस का परचेज घटेगा ना, इसलिए परचेज कहां आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या दिखाते हैं? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस। तो जो भी परचेजेस है, जो गुड्स के हमने बिजनेस के लिए खरीदे हैं, उसमें से जितनी वैल्यू के गुड्स ओनर ने घर के लिए निकाले हैं उसे हम लेस कर देंगे, लेस ड्राइंग्स ऑफ गुड्स के नाम से, लेस ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ड्राइंग्स ऑफ गुड्स या ड्राइंग्स बाय प्रोप्राइटर, क्योंकि प्रोप्राइटर ही ड्राइंग कर सकता है। तो मान लीजिए उसने 10,000 रुपए के गुड्स बिजनेस से निकाले हैं, तो बिजनेस के परचेज में से हमें क्या कर देना है? माइनस, क्योंकि बिजनेस का गुड्स का स्टॉक कम हो गया, परचेजेस हमने घटा दिया। बट ये ड्राइंग और कहां दिखाएंगे? जैसे कैश की ड्राइंग हम बिजनेस में दिखाते हैं, कैपिटल में से घटाते हैं बैलेंस शीट में, ऐसे ही ये ड्राइंग्स ऑफ गुड्स भी हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में कैपिटल में से माइनस करना है। लायबिलिटीज साइड में कैपिटल में से, मान लीजिए कैपिटल है 5 लाख और बिजनेसमैन ने 10,000 रुपए के गुड्स निकाले हैं, तो हम लिखेंगे लेस ड्राइंग ऑफ गुड्स के नाम से ये 10,000 रुपए हमने ओनर की कैपिटल में से माइनस कर देना है, डिडक्ट कर देना है। तो दोस्तों ये आपको इतना समझ आ गया होगा। अब इसे नोट करें और मैं इसके बाद अगली एडजस्टमेंट बताता हूं 30। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अब इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैनेजर्स कमीशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये मैनेजर्स कमीशन। अब आप कहेंगे कि मैनेजर को कमीशन क्यों दिया जाता है? जब मैनेजर है तो उसे तो सैलरी मिलती है, फिर उसे कमीशन देने की क्या जरूरत है? तो ऐसा नहीं है, सैलरी देते हैं तो वो काम करता है, बट सारे एम्प्लॉयज क्या हमारे प्रॉफिट के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कराने के लिए काम करते हैं? नहीं, वो सैलरी के लिए काम करते हैं। मैनेजर हमारे बिजनेस का वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है जो हमारे लिए काम तो करता ही है, बट साथ ही साथ बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी के हाथ में है, क्योंकि वो स्किल्ड पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। अगर वो बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा तो हमारे प्रॉफिट को वो और भी बढ़ा सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि हमें अपने मैनेजर को खुश रखना है, हैप्पी रखना है, उसे कुछ रिवार्ड देना है, उसके काम के साथ उसकी स्किल को प्रमोट करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए। तो हम उसे कमीशन भी ऑफर करते हैं, सैलरी तो देते ही हैं, साथ ही कमीशन भी। और उसका ये कमीशन हमें प्रॉफिट से देना है, और वो भी वो प्रॉफिट जो उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो मैनेजर का कमीशन यहां पर दो तरीके से हो सकता है। पहला, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर
चार्जिंग सच कमीशन। दोनों कमीशन देखें एक जैसे ही लग रहे हैं, डिफरेंस किस बात का है, यहां पर बिफोर चार्जिंग है और यहां पर आफ्टर चार्जिंग है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पर मैनेजर कहता है कि मुझे उस प्रॉफिट का 10% कमीशन दो जो मुझे कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट हो। तो बहुत ही सिंपल है, हमारे पास अभी हमने कमीशन तो दिया नहीं है, अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट हमने निकाल लिया है और वो नेट प्रॉफिट लिखने से पहले हमें मैनेजर को अपने कमीशन देना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैनेजर्स कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ये काम हम रफ में कर लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, जो कि अभी जो हमने प्रॉफिट निकाला है वो कैसा प्रॉफिट है, अभी उसमें से कमीशन तो हमने दिया नहीं है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, इनडायरेक्ट इनकम ऐड कर लिया, नेट प्रॉफिट आ गया। बस वो नेट प्रॉफिट अभी लिखने से पहले हमें अपने मैनेजर को कमीशन देना उस प्रॉफिट पे। तो हमें मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ कमीशन से, रेट ऑफ कमीशन, ठीक है, और डिवाइड बाय 100। तो अगर मान लीजिए प्रॉफिट हमारा 10 लाख रुपए है और हमें 10% कमीशन देना है, तो 10 लाख यहां लिखेंगे इंटू 10/100, 10% कमीशन आ जाएगा। बट प्रॉब्लम तब आती है जब वो कहता है कि मुझे उस प्रॉफिट का 10% कमीशन दो जो मुझे कमीशन देने के बाद का प्रॉफिट हो। तो दोस्तों आप कहोगे कि क्या उसे हम दो कमीशन देंगे? वो कहता है कि उस प्रॉफिट का 10% कमीशन दो जो मुझे कमीशन देने के बाद का प्रॉफिट हो। तो कमीशन देने के बाद का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हमें तो कमीशन ही निकालना है, कमीशन ही तो पता नहीं है, तो कमीशन के बाद का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान तरीका आपको बताता हूं हमें कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लिखेंगे मैनेजर्स कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, क्योंकि अभी तक हमें कमीशन ही तो पता नहीं है, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कैसा है, वो अभी प्रॉफिट कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट है, इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। जैसे मान लीजिए कि हमारा प्रॉफिट है 10 लाख रुपए और उस पर हमें 10% कमीशन देना है, तो 10 लाख इंटू 10/100 प्लस 10 मीन्स 100 प्लस 10 का मतलब 100% ओनर का प्रॉफिट, 10% मैनेजर का कमीशन। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, मैं समझाता हूं। मान लीजिए हमारे बिजनेस में प्रॉफिट आया है 5 लाख रुपीस, प्रॉफिट आया है 5 लाख रुपीस, और ये प्रॉफिट वो है जिसमें से अब तक हमने मैनेजर को कोई कमीशन नहीं दिया। अभी ये बिजनेस का नेट प्रॉफिट है, और इस नेट प्रॉफिट पर ध्यान से समझना, ये जो बिजनेस, क्योंकि हम फाइनल अकाउंट किसका पढ़ रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर का। सोल प्रोप्राइटर का मतलब जहां पर एक अकेला ओनर है, उसी ने कैपिटल लगाया, वही बिजनेस कर रहा है। तो बिजनेस का 100% प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटर को मिलता है, क्योंकि कोई दूसरा पार्टनर तो है नहीं। तो हमें बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, उसे हम 100% मानते हैं और वो पूरा 100% हम ओनर को दे देते हैं, उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं। बट दोस्तों अभी ये वो प्रॉफिट है जिसमें से हमें ओनर को तो 100% देना ही है, इस प्रॉफिट में से 100% ओनर को तो देना ही है, और इसी प्रॉफिट से हमें मैनेजर को कमीशन भी देना है 10%।
इसका मतलब इसी प्रॉफिट से हमें 10% कमीशन भी देना है। तो दोस्तों ये प्रॉफिट कितना होगा, आप इमेजिन करें कि ये प्रॉफिट आया नेट प्रॉफिट है कमीशन देने से पहले, बट इसी प्रॉफिट में से ओनर को जो प्रॉफिट मिलता है वो 100% होता है क्योंकि कोई पार्टनर नहीं। बट इसी प्रॉफिट से अभी हमें कमीशन भी तो देना है। इसका मतलब अभी ये प्रॉफिट कितने परसेंट होगा, ये प्रॉफिट होगा 110%। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे 110 से डिवाइड करेंगे। 110 से क्यों डिवाइड किया, ताकि 1% हमें पता चल जाए। जब 1% पता चल जाएगा तो मैनेजर को हमें देना है 10%, तो हम 10% उसका कमीशन निकाल देंगे इसमें से, और बचा हुआ 100% प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट कितना माना हमने 110%, 110 से डिवाइड किया 1% आ गया, और जब 1% आ गया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10% मैनेजर का कमीशन आ गया। अब मैनेजर का 10% देने के बाद जो बचा वो 100% प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओनर को। ये है ओनर का हिस्सा और ये है मैनेजर का। ठीक है, ये ओनर को मिलना है, ये मैनेजर को मिलना है, ये दोनों मिलाकर 110% है, इसलिए 110 से डिवाइड किया और 1% आ गया, हमने 10 से मल्टीप्लाई करके 10% निकाल दिया। आपको समझ आ गया होगा। तो अब आती है बात कि इसका हम प्रेजेंटेशन कैसे करें। ये तो आपको क्लियर हो गया कि 100+ रेट क्यों करते हैं, क्योंकि अभी इस प्रॉफिट में ओनर का और मैनेजर का दोनों ही कमीशन इसमें इंक्लूड है। ठीक है, चलिए हम प्रेजेंटेशन सीखते हैं इसका। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। मान लीजिए मैं एक अमाउंट लेकर आपको समझाता हूं। हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट, हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 है। इसके बाद हम इसमें क्रेडिट साइड में बिजनेस की अदर इनकम्स भी दिखाते हैं। अदर इनकम से मान लीजिए 30,000। ठीक है, तो क्रेडिट में क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट और अदर इनकम। साथ ही डेबिट में क्या आता है, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, लॉसेस, सब यहीं पर आते हैं। मान लेते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 50,000। हमने क्रेडिट साइड में टोटल करना है। टोटल आया हमारा 1,50,000। इस 1,50,000 को हम डेबिट में लाएंगे। इस 1,50,000 में से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देने हैं 50,000, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट जो हमें यहां पुट करना है, तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 1 लाख। उस 1 लाख में से अभी हमें 2 लोगों को पेमेंट करना है। 100% प्रॉफिट ओनर को देना है, 10% हमें मैनेजर को देना है। तो अब यहां पर आप दिखाओगे मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन कितना, हमारे पास कितना प्रॉफिट है, जो हमने यहां पे फॉर्मूला लगाया है वो फॉर्मूला ही यहां पे पुट कर देना है कि हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, 1 लाख में से 50,000 हमने माइनस कर दिया तो 1 लाख का प्रॉफिट बचा, जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, कमीशन देने से पहले। ये अब कितने परसेंट है, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला ये वाला केस होता, बिफोर चार्जिंग, तब तो हम 10/100 10% सीधे सीधे दे देते 10,000 रुपए और 90,000 ओनर का प्रॉफिट हो जाता। बट अगर ये आफ्टर चार्जिंग है तो हम क्या करेंगे, 10/110। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि 9,090 रुपीज आया। 9,090 रुपीज, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, एक एस्टिमेट लिया है। आप प्रॉपर कैलकुलेशन करके देख लेना। जो भी कमीशन आएगा 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 110 से डिवाइड करना है। जो भी कमीशन आया मैनेजर को वो हमें देना है। इसके बाद अब जो बचेगा वो हमारे ओनर का नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ओनर का नेट प्रॉफिट, जो कि मान लीजिए कि 1 लाख में से हमने ये माइनस कर दिया
तो 90,910 अप्रोक्सीमेटली ये प्रॉफिट ओनर को जाएगा। ये ओनर का 100% प्रॉफिट है और 10% मैनेजर का कमीशन भी हमने दे दिया। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ दिखाना है और कमीशन कहाँ दिखाना है। ये कमीशन अभी तक हमने पे नहीं किया। अगर आप कहें कि पे कर दिया होगा, नहीं, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट ही नहीं पता था, और जब तक प्रॉफिट नहीं पता होगा हम कमीशन कैसे देंगे। तो ये कमीशन भी अभी देना बाकी है। इसलिए आप बैलेंस शीट में आप इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। किस साइड में? लायबिलिटी साइड में। इधर लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में एक तो आप कैपिटल दिखाते हैं। तो कैपिटल में मान लीजिए कैपिटल ओनर की 10 लाख थी, तो कैपिटल में से आप क्या करते हैं? ड्राइंग्स माइनस करते हैं। बिल्कुल आप कर दीजिए जो भी ड्राइंग्स है, और ऐड क्या करते हैं? जो बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ। नेट प्रॉफिट ओनर को कितना हुआ? 90,910। तो ये 90,910 हमने ओनर की कैपिटल में ऐड कर दिया। क्या है ये तो है नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आप बाहर दिखा देंगे। बात आती है जो मैनेजर को कमीशन देना है, वो भी हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि अभी तक हमने पे नहीं किया। इसलिए मैनेजर्स कमीशन के नाम से आपको लायबिलिटी क्रिएट करना है। जो भी कमीशन उसका आया है 9,090 रुपीज, तो हम मैनेजर का कमीशन देंगे। समझ आ गया दोस्तों? तो ये एक स्पेशल एडजस्टमेंट है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, जिसे मैंने कोशिश किया है आपको आसान तरीके से समझाने की। अब आप इसे नोट कर लें, तो बाकी बची हुई एडजस्टमेंट भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अगली एडजस्टमेंट है हमारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस मतलब ऐसा लॉस जो नॉर्मली नहीं होता। अब एबनॉर्मल लॉस कैसा है? जैसे बिजनेस में आग लग गई, उससे लॉस हो गया, लॉस बाय फायर। या बिजनेस में चोरी हो गई, चोरी से लॉस हो गया। तो ये एबनॉर्मल लॉस को हम अपने अकाउंट्स में कैसे ट्रीट करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं इसका ट्रीटमेंट भी। इसके लिए एक केस लेकर आपको समझाता हूं। एक मॉडल क्वेश्चन, एमक्यू का मतलब मॉडल क्वेश्चन, कि मान लीजिए लिखा है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 was destroyed by fire on 25th of March 2021। मान लीजिए क्या लिखा हुआ है कि गुड्स जिसकी कॉस्ट थी 10,000, वो आग लगने से नष्ट हो गया 25 मार्च को। इट वॉज फुल्ली इंश्योर्ड। इट वॉज फुल्ली इंश्योर्ड। फुल्ली इंश्योर्ड का मतलब कि हमने इसका पूरा इंश्योरेंस भी करा रखा था, बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड a claim of rupees 8,000 only। अब दोस्तों आपको समझना है कि अगर हमने मान लीजिए गुड्स 10,000 रुपए का आग लगने से नष्ट हो गया या चोरी हो गया, अगर इसका इंश्योरेंस नहीं है तब तो ये पूरा लॉस ओनर को बियर करना होगा। बट अगर इंश्योरेंस हमने करवाया है तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इतने आसानी से पैसे नहीं देती। उसमें हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो हमें
क्लेम करना पड़ता है। क्लेम करने का मतलब हमें उन्हें इन्फॉर्म करना है, अगर तब भी पैसा नहीं देते तो कोर्ट में केस फाइल करना है। उसके बाद उनके ऑफिसर्स आकर उस लॉस की असेसमेंट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पता लगाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने आग जानबूझकर इंश्योरेंस की लालच में खुद ही लगा दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि लॉस हमारा कम हुआ हो और हम उन्हें ज्यादा बता रहे हैं, तो वो इसलिए पूरी असेसमेंट करते हैं। इसके लिए एक्चुअरीज होते हैं। एक्चुअरी मींस एक ऑफिसर जिसे एक्चुअरी कहते हैं, वो लॉस का वैल्यूएशन करता है और लॉस का वैल्यूएशन करके वो हमें बताता है कि रियल में, एक्चुअल में कितना लॉस हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो इसे हम कैसे दिखाएंगे? देखिए, गुड्स का लॉस जहां कहीं भी होगा, वो गुड्स का लॉस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में जरूर दिखाया जाता है। और गुड्स का लॉस ट्रेडिंग में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के यहां पर सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एक तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स का इनफ्लो कहां पर आता है? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में जितने भी हम गुड्स परचेज करते हैं वो तो डेबिट में दिखा देते हैं, बट इसके साथ ही साथ हमें क्रेडिट साइड में हम क्या क्या दिखाते हैं वो आप समझे। क्रेडिट साइड में एक तो हम दिखाते हैं सेल्स, जिसमें सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। वो आप जैसे करते हैं बिल्कुल एज इट इज वैसे ही करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाते हैं, जैसा भी नॉर्मल प्रेजेंटेशन है वो तो हम एज इट इज कर देंगे। और इसके बाद हम क्रेडिट में और क्या दिखाते हैं? क्रेडिट में हम दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिखाएंगे और बीच में हम यहां दिखाएंगे बाय लॉस बाय फायर या बाय एबनॉर्मल लॉस। तो लॉस बाय फायर यहां पर क्यों दिखाया? क्योंकि अगर हम चाहें तो ये लॉस बाय फायर को इधर परचेज में से माइनस भी कर सकते हैं या फिर इधर सेपरेटली दिखा सकते हैं सेल्स के नीचे। अब ये तो हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। इसके नीचे आप अपना नॉर्मल जैसे क्लोजिंग स्टॉक आप दिखाते हैं वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक आप नॉर्मल दिखा देंगे। तो यहां पर हमने क्यों दिखाया? क्योंकि ये गुड्स का लॉस है, गुड्स का आउटफ्लो। जैसे गुड्स हम परचेज करते हैं तो परचेज में कहां दिखाते हैं? डेबिट में, गुड्स का आना। बट गुड्स का जाना, गुड्स बेचने से भी जाता है, एबनॉर्मल लॉस से भी गुड्स का आउटफ्लो हो रहा है, और जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक। अब ये अभी गुड्स का लॉस हमें अपने बिजनेस का लॉस मानना है, इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में इसे ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये बिजनेस का लॉस मानकर यहां टू लॉस बाय फायर 10,000 रुपीज, ये लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, बिजनेस का लॉस मान लिया। और यहां इतना ही ट्रीटमेंट हम करेंगे उस सिचुएशन में अगर गुड्स का कोई इंश्योरेंस ना हो, तो बिजनेस का लॉस हो गया, लॉस हमें खुद बियर करना पड़ेगा। बट अगर मान लो हमने इंश्योरेंस करा रखा है और इंश्योरेंस कंपनी से कुछ क्लेम मिल गया, तो वो क्लेम जो मिला है उसे हम बिजनेस के लिए इनकम ट्रीट करते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस लॉस को हम अंदर दिखाएं 10,000 और जितना क्लेम हमें मिला है इंश्योरेंस क्लेम उससे हम अपना लॉस कम कर देते हैं। इंश्योरेंस क्लेम, तो इंश्योरेंस क्लेम हमें कितना मिला? 8,000। तो रियल में हमें लॉस कितना हुआ है? 2,000 का। ये इंश्योरेंस क्लेम हम इधर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हैं। अब साथ ही साथ अभी इंश्योरेंस क्लेम केवल क्या हुआ है? इंश्योरेंस कंपनी ने केवल क्लेम एडमिट किया है, अभी तक क्लेम रिसीव नहीं हुआ। इसलिए हमें मान लीजिए कई बार ऐसा लिखा होगा कि 25 ऑफ मार्च में लॉस हुआ है बट क्लेम इज रिसीव्ड ऑन 10th ऑफ अप्रैल नेक्स्ट ईयर। तो जब इस साल के अकाउंट्स हम क्लोज कर रहे हैं उस टाइम तक तो ये क्लेम हमें मिला नहीं, इसलिए हम इंश्योरेंस कंपनी को क्या मान लेंगे? अपने बिजनेस के लिए डेटर। और डेटर कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप इस इंश्योरेंस कंपनी को
अपना डेटर मानकर दिखाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी। ये अभी हमारी डेटर बन गई है जो कि हमें 8,000 का क्लेम पे करेगी। तो ठीक है दोस्तों, मेन एडजस्टमेंट तो ये सारी हो गई। एक है सेल ऑन अप्रूवल की लास्ट एडजस्टमेंट, वो भी मैं आपको बताता हूं, इसे नोट करें। तो दोस्तों लास्ट एडजस्टमेंट है, इसे कहते हैं सेल ऑन अप्रूवल, जो कि कुछ बुक्स में ये एडजस्टमेंट दे रखी होती है और कुछ बुक्स में नहीं है। तो सेल्स ऑन अप्रूवल, या हम इसे सेल ऑन रिटर्न बेसिस भी कहते हैं, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। अब इसका मतलब क्या होता है कि कई बार हम कुछ ऐसी शॉप्स पे जाते हैं जहां पर हमारी जान पहचान है, और दुकानदार से हम जब कोई गुड्स ले रहे होते हैं और कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि कौन सा ले सेलेक्ट करने में, तो दुकानदार से आपने ये बात सुनी होगी कि भाई साहब आप इसे ले जाइए, जो पसंद आए वो रख लेना, बाकी वापस कर देना। सुना होगा ये कि दुकानदार आपको कुछ गुड्स दे देता है सिलेक्शन के लिए कि आप इसे घर ले जाइए, जो पसंद आए वो रख लेना, बाकी 1 हफ्ते के अंदर या 3 से 4 दिन के अंदर वापस कर देना। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं सेल ऑन अप्रूवल या सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। समझ आया? तो ये प्रॉब्लम अकाउंटिंग में नहीं आती नॉर्मली, साल के दौरान अगर ये ट्रांजैक्शन हुई है, बट प्रॉब्लम कब आती है? जब एट द एंड ऑफ ईयर मीन्स 31 ऑफ मार्च का अकाउंट्स, हमारे अकाउंट्स क्लोज होने हैं और हमने 28 ऑफ मार्च को कोई गुड्स बेचा है, अप्रूवल पर हमने उसे दिया है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, हमें कैसे ट्रीट करना है? क्योंकि 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज होंगे, आपने 28 ऑफ मार्च में गुड्स दिए हैं और उसे 1 वीक का टाइम दिया, 1 हफ्ते का टाइम, तो वो 1 हफ्ते कब पूरे होंगे? इसलिए मैं आपको एक मॉडल क्वेश्चन से इसका ट्रीटमेंट बताता हूं। एमक्यू का मतलब एक मॉडल क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 6,000 was sold to a customer for rupees 8,000 on sales on return basis, sales or return basis on 28th of March 2021. It was recorded as actual sales in the books. And the credit period allowed was, और या तो क्रेडिट पीरियड की तो बात लिखी नहीं होती है, अप्रूवल में जब भी दिया जाता है तो वो नॉर्मली एक टाइम पीरियड भी ग्रांट किया जाता है कि 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते में आपको वापस करना है। आपको ये एडजस्टमेंट इस तरीके से लिखी हुई मिलेगी। क्या है एडजस्टमेंट, समझाता हूं। हमने 6,000 रुपए कॉस्ट के गुड्स, कॉस्ट मीन्स हमारी कॉस्ट है, ये 6,000 कॉस्ट के गुड्स एक कस्टमर को 8,000 में बेचे हैं, बट कैसे बेचा हमने उसे? सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। कब बेचा? 28 ऑफ मार्च में। अब हमारे अकाउंट्स कब क्लोज होने हैं? 31 ऑफ मार्च में। तो ऐसे केस में अगर कस्टमर को हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया तो 1 वीक हमारा कब पूरा होगा? 4th और 5th ऑफ अप्रैल नेक्स्ट ईयर में, और हमारे अकाउंट्स 31 ऑफ मार्च में क्लोज होने हैं। अगर हमने इसे बुक्स में एक्चुअल सेल्स मान लिया है तो इससे हमारी सेल्स आ जाएगी ज्यादा, और हो सकता है कस्टमर हमें 2-3 अप्रैल को वापस भी कर दे। तो अकाउंटिंग में क्या हो जाएगी हमें प्रॉब्लम? सेल्स ज्यादा तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा तो नेट प्रॉफिट ज्यादा, और नेट प्रॉफिट पर हमें टैक्स देना है, और पता चला बाद में कस्टमर ने माल भी वापस कर दिया।
इसलिए ऐसी ट्रांजैक्शन में जब तक सेल्स कंफर्म ना हो जाए हमें इसे एक्चुअल सेल्स नहीं मानना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, इसकी रिवर्स एंट्री करके एक्चुअल सेल्स को अभी कैंसिल कर देना है। तो हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे सॉल्यूशंस में अब हमें मेन ट्रीटमेंट इसका कहां पे करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स आती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसका ट्रीटमेंट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड में ही हम सेल्स दिखाते हैं। तो जैसे आपने जो भी सेल्स अपनी बुक्स में दिखाया है उस सेल्स में से आपको ये वाली सेल जिसे आपने एक्चुअल सेल मान लिया है इसे हमें माइनस कर देना है, लेस, इसे हम दिखाएंगे लेस सेल्स ऑन अप्रूवल। और क्या दिखाना है हमें, सेलिंग प्राइस, मींस हमने कितने में गुड्स बेचे हैं, 8000 में, तो सेल्स में हमारे कितने इंक्लूड होंगे, 8000। तो हम अपने सेल्स में से इसे क्या कर देते हैं, माइनस। अब आपने ये तो दिखा दिया कि आपकी सेल्स नहीं हुई। अच्छा, साथ साथ एक बात और समझना है, अगर आपने सेल्स को कैंसिल किया है तो आपके डेटर भी तो घटने चाहिए, क्योंकि जब हमने ये माल किसी को बेचा है कस्टमर को तो उधार बेचा होगा, एंट्री क्या किया होगा, कस्टमर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो हमने अपने डेटर भी बढ़ा दिए होंगे। इसलिए अगर हम अपनी सेल्स को कैंसिल कर रहे हैं, हमने क्या किया, अपनी सेल्स को कैंसिल किया, तो हमें अपने डेटर भी तो घटाने पड़ेंगे। इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड में इसका ट्रीटमेंट हमें करना है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, एसेट साइड में हमने हमारे जो भी सन्ड्री डेटर्स हैं उस सन्ड्री डेटर्स में से हमें माइनस कर देना है सेल्स ऑन अप्रूवल। और यहां पर कौन सा प्राइस हम माइनस करेंगे, वही सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर ही तो हमने कस्टमर को माल बेचा होगा। तो हमने अपनी रिवर्स एंट्री कर दिया। पहले एंट्री क्या किया था जब माल बेचा था, कस्टमर डेबिट टू सेल्स। अब हमने उल्टा कर देना है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सेल्स को घटा दिया, कस्टमर को घटा दिया। बट साथ ही साथ क्या समझना है कि अगर आपने कैंसिल तो कर दिया सेल्स, बट गुड्स तो आपके पास नहीं है, गुड्स तो कस्टमर के पास है। अगर अकाउंट का ऑडिट हुआ और ये पाया गया कि आपने सेल्स नहीं दिखाई बट गुड्स भी नहीं है, तो हमें उसका भी ट्रीटमेंट करना है। कहां दिखाना है, जो हम क्लोजिंग स्टॉक यहां दिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जितना आपकी बुक में दिया हुआ है वो तो आप दिखाएंगे ही, बट साथ ही इसमें ऐड कर दें स्टॉक विद कस्टमर। स्टॉक विद कस्टमर मीन्स हमारा कुछ माल कस्टमर के पास है जिसे आप कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो आपने यहां पर दिखा दिया कि हमारा कुछ स्टॉक कस्टमर के पास है, ठीक है। और ये साथ साथ और कहां दिखाना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारी बैलेंस शीट में भी आता है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक जब आप बैलेंस शीट में दिखाओगे तो वहां पर भी आपको ऐड कर देना है स्टॉक विद कस्टमर, क्योंकि ये माल कस्टमर के पास है। समझ आया। तो यहां पर भी हमें कौन सा प्राइस दिखाना है, कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस 6000। तो अब यहां पर आकर हमारी जितने भी फाइनल अकाउंट की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बनती हैं वो सारी मैंने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा जो कि अगले पार्ट में बताऊंगा, जिसमें ज्यादातर ये एडजस्टमेंट कवर करने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने ये एडजस्टमेंट बता दी, अब आप बुक्स में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इलस्ट्रेशंस पहले करें और उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे करना है, अगर ये जानने में इंटरेस्टेड है तो आप अगला वीडियो जो कि कल आने वाला है उसे बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, और बेल आइकन भी प्रेस करना है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।